इंडिया ने आज पेट्रोलिंग शुरू कर दी उन एरियाज में जिस पर कुछ दिन पहले इंडिया और चाइना दोनों के दोनों एक समझौते पर आए थे। चाहे वो लद्दाख के जो दो एरियाज थे, बाकी तो हो ही गई थी, वो दो एरिया से बच रहे थे। दोनों में पेट्रोलिंग शुरू कर दी, एक गुड़िया भी दी गई इंडिया को, इंडिया के मिनिस्टर साहब को चाइना की तरफ से। लेकिन ये पेट्रोलिंग जो है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मोदी गवर्नमेंट की, क्योंकि चाइना जहां घुस जाता है कभी निकलता नहीं है। ये डिसएंगेजमेंट पे ही बात करने के लिए हमारे साथ जनरल शिवाज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे शो में। सर, ये ठीक है। डिसएंगेजमेंट पहले तो ये कितना बड़ा काम हुआ है, पहली चीज ये। हाँ बिल्कुल, देखो रोहित, ये सच्चाई है कि अप्रैल मई 2020 को जो चीन है 3 डिवीजन लेके ईस्टर्न लद्दाख पे आ गया था। और उसने देपसांग, डेमचौक, गोगरा हॉट स्प्रिंग और नॉर्थ और साउथ पेंगेंगसो में फ्रिक्शन पॉइंट एस्टेब्लिश हो गए थे। और कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना की जो डिप्लॉयमेंट थी वो आई बॉल टू आई बॉल थी। और जब चीन 3 डिवीजन लेके आ गया अप्रैल मई 2020 में, ये इसमें तो कोई शक नहीं, भारत को सरप्राइज किया। मगर विद इन 1 मंथ भारत ने भी ये मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट कर ली थी। और बहुत ज़्यादा अपनी मैन पावर 3 डिवीजन बाय एयर इन जो इंडक्ट की ईस्टर्न लद्दाख में। और हमने भी अपने हैवी इक्विपमेंट T-72, T-90 टैंक, K9 वज्रा, सेल्फ प्रोपेल्ड गन और M777 वो सब कुछ वहाँ ले गए थे। तो कहने का मतलब यह है कि अप्रैल मई 2020 के बाद जो स्थिति भारत और चीन की थी वो काफ़ी गंभीर थी दोनों के बॉर्डर पे। और जून में फिर गलवान का झड़प हुई, जहां पर हमारे 20 जवान और कर्नल बाबू जो CO-16 बिहार थे वो शहीद हुए। मगर चीन के 100 से ज़्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। और यही नहीं कि जो हमने 28-29 अगस्त को जो क्लास रेंज है उसको पकड़ लिया था, जिसके अंदर गुरंग हिल, मगर हिल, रिचिंगला और स्पांगुर गैप जो था, जो चशूर माउल तो बाउल था, वो हमारे ऑलमोस्ट एक प्रकार फायर एंड ऑब्जर्वेशन के कब्जे में था। और स्पांगुर गैप जहाँ से चीन 1962 में आया था वो भी हमारे कंट्रोल में था। मगर ये सच्चाई है कि बातचीत के दौर स्टार्ट हुए दोनों देश के बीच में। और अभी तक 22 कोर कमांडर की मीटिंग हो गई थी। और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी 20 से ज़्यादा मीटिंग हुई। तो 2022 तक, सितंबर तक हमने कुछ फ्रिक्शन पॉइंट में जो एक प्रकार से समझौता कर लिया था। और बफर जोन बनाया था नॉर्थ और साउथ पेंगंगसो में, गोगरा हॉट स्प्रिंग में और गलवान में। ये भी सच्चाई है कि भारत ने अपना जो क्लास रेंज जो पकड़ा था वो भी दिया, क्योंकि आगे अगर आपने मूव करना है तो कुछ देना है कुछ लेना है। मगर जो देपसांग था और जो डेमचौक था वहां पर समझौता नहीं हुआ था। उसकी वजह जब आप आगे पूछेंगे तो फिर बताते हैं कि उसके कारण क्या था और अब क्या डेवलपमेंट हुई। सर, एक चीज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं तो सुन पा रहा। राइट सर, ये मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, साथ में हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं वो वहां पर थे। मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि ये एग्रीमेंट जो हुआ है कितनी बड़ी अचीवमेंट है हमारे हमारे कंट्री के लिए, और साथ में अब आगे क्या, आगे कहीं फिर से चाइना धोखा दे पाएगा, तो नहीं दे देगा? हाँ बिल्कुल, देखो ये आपने दो बातें की, तो पहले मैं जो बताता हूँ देपसांग और देपचौक का जो दो फ्रिक्शन पॉइंट पे जो हमारे पेट्रोल पॉइंट थे, स्पेशली देपसांग में पेट्रोल पॉइंट 10 और से 13 तक, 10, 11, 11 अल्फा, 12 और 13, जहाँ पर हमारी ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग होती थी वहाँ पर चीनी ने एक प्रकार से ब्लॉक कर दिया था। और इसी प्रकार जो देमचौक का चार्जिंग नाला वहाँ पर भी ब्लॉक था। तो सच्चाई यह है कि यहाँ पर दोनों जगह बातचीत से समझौता नहीं निकला था। और चीन हरदम यही कह रहा था बार बार कि हमारे जो नॉर्मल रिलेशन बरकरार रहने चाहिए और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो कुछ हो रहा है उसको साइड में रखना चाहिए। मगर भारत ने बड़े जोरों से ये बताया जब तक पीस और शांति आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में नहीं आएगी तब तक ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता।
तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर भारत ने चीन के ऊपर डाला था कि LAC पे जब तक आप शांति नहीं लाएंगे, हमारे जो भारत और चीन के जो इकोनॉमिक रिलेशन है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकती। और अब जो बात ये भी सच्चाई है कि जो दैप्सांग है वहां से चीन क्यों नहीं जाने को तैयार था। देखो, दैप्सांग एक बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट जगह है चीन के लिए भी और भारत के लिए भी। चीन को ऐसा लगता है कि वहां से वो डायरेक्टली जा सकता है साइचिन ग्लेशियर और नुब्रा वैली में बाईपास करते हुए डीबीओ, और यही एक ऐसा सेक्टर है जहां कोलूजन हो सकता है चीन और पाकिस्तान का। चीन जो है ईस्ट से साइचिन से, और पाकिस्तान जो है वेस्ट से गिलगित पाकिस्तान से एक प्रकार से साइचिन ग्लेशियर को सैंडविच कर सकता है। तो इसलिए जहां पर वो दैप्सांग में आगे आ गया था, वो वहां से पीछे नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसको लगता है कि उससे उसको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है। और भारत के लिए भी ये डीबीओ का जो सेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अभी हमारी जो एयरफील्ड है वहां से बिल्कुल ऑपरेशन है। वहां से हम इंटरडिक्ट कर सकते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हम इंटरडिक्ट कर सकते हैं काराकोरम हाईवे और उसके जो वेस्टर्न हाईवे सिंगजांग से लेके लासा। तो इसका मतलब दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए क्योंकि दैप्सांग जैसे मैंने बताया वो डायरेक्टली नुब्रा वैली और साइचिन ग्लेशियर जा सकता था, तो वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। और इसी प्रकार से तो डैमचौक में जो है चार्डिंग नाला, वहां पर वो पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहा था भारत को। अब सर ये हुआ। एक चीज का दिखाना चाहूंगा सर, ये एक गुड़िया दी है हमारे मिनिस्टर को चाइना के फौजियों ने। अच्छा, मैंने उस वीडियो को एक जगह रोक दिया था, मैं वापस वो लेके दिखाऊंगा, वापस आपको लगा दूंगा सर। और ये क्योंकि ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं बार बार। ये वीडियो चाइना किस लेवल पे झुकाया गया इंडिया की तरफ से, कि जितने भी अरुणाचल प्रदेश से के जितने भी हमारे डेलीगेशंस जाते थे, या अरुणाचल प्रदेश से कोई भी जाता था चाइना, या हमारे सरकारी IAS ऑफिसर्स या मिलिट्री के ऑफिसर्स अरुणाचल प्रदेश के होते थे, उन सबको स्टेपल्ड वीजा दिया जाता। चाइनीज प्रेसिडेंट जब भी आते थे तो यही हमारे किरण रिजिजू जो कि हमारे मिनिस्टर होते थे, इनको स्पेसिफिकली बोला जाता था कि इनको सामने मत लाइएगा, क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश पे अपना आधिपत्य बताता था। वो ये बोलता था अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट है, और अगर हम मिल लेंगे उनसे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है। इस समय अरुणाचल प्रदेश के मिनिस्टर को ही भेजा गया, इनका तो काम नहीं था ना वहां पे कोई भी, उनको ही भेजा गया चाइनीज जो ये लोग हैं, चाइनीज जो सैनिक हैं उनसे मिलने के लिए। सामने दिख रहा है सर, ये कितनी बड़ी, मतलब ये क्या मोदी गवर्नमेंट ने चाइना को कॉलर से पकड़ लिया यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, देखो फिर वो जो बात हम कह रहे थे उसी को मैं आगे लेके जाऊंगा इसके साथ। जो बात ये थी कि ये समझौता हुआ कैसे। देखो, हम बहुत बड़ा प्रेशर था चीन के ऊपर भी, और भारत और जब चीन के लीडर मिले, भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब और जो चीन के जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो कजान में मिले साइड लाइन्स ब्रिक्स के, वहाँ पर फिर बातचीत हुई, और वहाँ पर ये एक प्रकार से एग्रीमेंट हुआ कि दोनों देश जो हैं एक प्रकार यथास्थिति अप्रैल 2020 की करेंगे, दैप्सांग में भी और दैपचौक में। तो ये एक प्रकार भारत की डिप्लोमेसी की जीत थी, ये भारत की लीडरशिप की जीत थी, ये भारत की मिलिट्री की जीत थी। भारत ने बहुत प्रेशर डाला चीन पे, और चीन को आखिरी झुकना पड़ा। ये एक देश अकेला है भारत साउथ एशिया में जिसने चीन की आंखों में आंखें डाल के चीन को प्रेशराइज किया, और चीन माना और चीन पीछे गया। अगर आप इंडो पैसिफिक में देखें जिस प्रकार से वो एक प्रकार से एग्रेसर है, फिलीपींस के ऊपर, वियतनाम के ऊपर, इंडोनेशिया पे, वहां नहीं सुनता किसी, मगर भारत का जो स्टेप था और एक बहुत बड़ी तगड़ी लीडरशिप है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो हमने फोर्स किया। मैं ये समझता हूँ शायद इसमें रोल रहा है पुतिन का भी, क्योंकि वो चाहते हैं दिखाना वर्ल्ड में कि वो अकेले नहीं है, वो आइसोलेट नहीं है, कि जो यूरोप उसको करने की सोच रहा है। क्योंकि जब चीन उसके साथ खड़ा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, चीन तो उसके साथ है, मगर अगर भारत भी उसके साथ खड़ा हो जाता है तो उसका बड़ा महत्व है। इसलिए पुतिन भी चाहते थे कोई ना कोई समझौता हो, बातचीत हो। तो अगर पुतिन के साथ चीन भी है और भारत भी है, ब्रिक्स के और देश हैं, तो फिर वो ऐसा लगता है कि जो पुतिन है वो आइसोलेट नहीं। तो ये सच्चाई है कि एक बड़ा प्रेशर था, और प्रेशर
काम लाया, रंग लाया और चीन को मानना पड़ा। दैप्सांग से वापस गए, डेमचोक से वापस गए और एक प्रकार से हमारी जो पेट्रोलिंग है, जो पहले ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग फाइट जिस प्रकार से 2006, 7, 12 और 13 के जो हमारे प्रोटोकॉल और एग्रीमेंट उसके तहत स्टार्ट हो गई। पहले डेमचोक से फिर दैप्सांग से, दोनों जगह से स्टार्ट हो चुकी है। डिसएंगेजमेंट की प्रतिक्रिया खत्म हो चुकी है। इसका मतलब जो टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था उनको उठा के ले गए हैं, मगर डी इंडक्शन की कार्रवाई अभी भी होनी है। वो हम बाद में बात करेंगे जब आप आगे क्वेश्चन पूछते हैं। अभी मैं यही बताऊंगा जो आपने पॉइंट किया, जो हमारे मिनिस्टर जीजू, हाँ ये बात ठीक है कि भारत और जो चीन के बीच में संबंध है उसमें काफी खटास थी अप्रैल 2020 में। और यही नहीं कि जो चीन हरदम कहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो एक प्रकार से चीन के साउथ तिब्बत का हिस्सा है, सदर्न तिब्बत मानता है उसको जवान, तो इसलिए वो एक प्रकार से स्टेपल वीजा देता था और ये सच्चाई है। और अगर कोई जो अरुणाचल प्रदेश का मिनिस्टर है या उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज करना मतलब कि अरुणाचल को ये कहना कि भारत का हिस्सा है। मगर भारत ने ये करके दिखाया कि अभी हम भारत के जो मिनिस्टर जीजू हैं उसको ही भेजा। और ये जो आप देख रहे हैं, जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, ये मेरे को लगता है एक गेम चेंजर है। भारत जो है वो एक प्रकार से ऐसा स्ट्रॉन्ग देश है आज की तारीख में, इतनी तगड़ी लीडरशिप है कि जो चीन कहता है कि तिब्बत एक जो अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत का हिस्सा है, आज वहीं से जो मिनिस्टर है जीजू उसको भेजा गया। तो रिजू को भेजने से आप देखें, आप हमने मैसेज किया है भारत जो है अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और था, रहेगा, है और आगे भी रहेगा। और ये एक मुझे लगता है डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत है। नहीं तो नॉर्मली देश ऐसा करते कि शायद कंट्रोवर्सी में नहीं बढ़ना चाहते इस समय, मगर भारत एक स्ट्रॉन्ग देश है और भारत झुकने वाला नहीं। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। मैं ये कहूंगा कि ये कुछ एक समय पहले किसी ने सोचा नहीं था कि चीन दैप्सांग और डेमचोक से वापस चला जाएगा, मगर जिस प्रकार से भारत की लीडरशिप, डिप्लोमेसी और मिलिट्री की विजय है, ये काबिल तारीफ है। रोहित। राइट सर, मतलब चाइना घुटनों पे आ गया है, वो किरेन रिजिजू को भी एक्सेप्ट कर रहा है, वो अरुणाचल को एक्सेप्ट कर रहा है कि भैया ठीक है आपका अरुणाचल, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और यहाँ पे कश्मीर साइड यानी कि लद्दाख साइड जो हमारा बॉर्डर है उसको भी उसने कागजों पे एक्सेप्ट किया। ये एक बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ी विक्ट्री है। घुटनों पे आया है चीन, इसमें कोई शक नहीं है। और जो लोग बोल रहे थे कि 4 गांव पे कब्जा हो गया, 8 गांव पे, 10 गांव पे कब्जा हो गया, ये सारी भी सबके सामने है। सर ये अब वो लोग क्या बोलेंगे जो बोल रहे थे 8 गांव पे कब्जा है, 12 गांव पे कब्जा है, वो उनके लिए कोई संदेश सर? और बिल्कुल संदेश क्या है, वो साफ सुथरे है कि भारत ने जो कहा था वो करके दिखाया। और जब तक अप्रैल 2020 की यथास्थिति नहीं हुई, भारत ने कोई बातचीत करने की सोची नहीं। आज चीन को झुकना पड़ा। आज चीन डिसएंगेजमेंट की है, वो अप्रैल 2020 की स्थिति की तरफ जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि होगी, क्योंकि उसमें मैं रोहित यही बताना चाहूंगा कि अभी डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन होनी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो 50 से 60 हजार के करीब ट्रुप्स लेके आ गया था चीन, हैवी इक्विपमेंट के साथ, आर्मर के साथ, उसके बाद आर्टिलरी गन, मिसाइल, रॉकेट, और उसने जो अपने बैटल जोन में हैं, जब तक वो वापस नहीं जाएंगे पीस लोकेशन में बैटल जोन से, तब तक डी इंडक्शन की कार्रवाई खत्म नहीं होगी। एक चीज और है रोहित, कि ये याद रखो कि चीन की तरफ जो टेरेन है वो बहुत ज्यादा प्लेन है, प्लेटो है। तो चीन अगर पीछे डिसएंगेजमेंट करता भी है, पीछे चला जाता है, तो वापस आना उसके लिए बहुत आसान है, 2-3 घंटे में आ सकता है। जबकि भारत की तरफ जो टेरेन है वो डिफिकल्ट है, भारत को ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए भारत कह रहा है कि ये पहली कार्रवाई जो है वो एक डिसएंगेजमेंट की है, मगर हम अपने ट्रुप्स जो हमने 3 डिवीजन से ज्यादा है उसको हम जब तक पीछे नहीं लेके जाएंगे, हम बैटल जोन से नहीं, जब तक चीन वहां से निकाल नहीं। और चीन पे अभी ये प्रेशर है कि जो अगली कार्रवाई हो वो डिसएंगेजमेंट के बाद डी इंडक्शन और डी एस्केलेशन की हो। मुझे लगता है उस पर बातचीत हो रही है, होगा। और दूसरा ये है कि जो गोगरा हॉट स्प्रिंग और नॉर्थ और साउथ पेंगोंग गलवान जब बफर जोन बन गया है,
उसको खत्म किया जाए और पेट्रोलिंग वहां भी जैसे पहले होती थी, पेट्रोलिंग पॉइंट ट्रेडिशनल वहां पर भी स्टार्ट होनी चाहिए। पर मुझे लगता है ये कार्रवाई भी होगी, क्योंकि सबसे जो मुश्किल काम था दैप्सांग का, वहां पर आपने एक सक्सेस अचीव कर ली, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। या वहां से मैं भी कहता रहा था कि बड़ा मुश्किल है, चीन मानेगा पीछे जाना दैप्सांग से, क्योंकि उसको स्ट्रेटेजिक बहुत एडवांटेज है। मगर चीन के को झुकना पड़ा और चीन को भारत के आगे मुझे लगता है घुटने टेकने पड़े, इसको माने रखते हुए। मगर फिर भी मैं ये कहूंगा, हमें चीन पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते, एक ट्रस्ट डेफिसिट है चीन पे। चीन जो कहता है करता है, उसमें फर्क है। इसलिए हमें अभी भी फूक फूक के चलना है। डिसएंगेजमेंट की कार्रवाई हुई है, पर जब तक इंडक्शन की कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक वो अपने 3 डिवीजनों को वापस नहीं ले जाता पीस लोकेशन में, जब तक वो अपने हैवी आर्मर, आर्टिलरी, रॉकेट, मिसाइलों को बैटल जोन से नहीं निकाल देता, तो ये कार्रवाई नहीं खत्म होगी। और इसको मद्देनजर दे भारत अपना गार्ड डाउन नहीं करेगा। भारत भी अपनी 3 डिवीजन उस इलाके में बरकरार रखेगा। भारत ने एक हैबिटेट बना लिया है, भारत के अंदर काबिलियत तो क्षमता है, भारत ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा इंप्रूव कर दिया लास्ट 10 साल में। और स्पेशली जब से ये अप्रैल 2020 के बाद सड़कों का जाल बिछा दिया है, टनल बना दिए हैं, लॉजिस्टिक नोड जो है हमने बहुत ही लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के पास ले गए, हमने मॉडर्न विलेजेस बना दिए हैं जिससे डेवलपमेंट हो, लोगों को वापस आने की जरूरत नहीं, वो हमारा आईज और ईयर्स का काम करे। तो ये सच्चाई है रोहित, एक बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी एक प्रकार से मॉरल विक्ट्री है रोहित, जो हुआ है चंद एक दिनों में। राइट सर, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे लूंगा। यूरोपियन यूनियन इस समय अपने लोगों से बोल रहा है कि न्यूक्लियर थ्रेट है, साइबर अटैक है, केमिकल वॉरफेयर है, हो सकती है, इससे बच के रहना है। अपने घर में 3 दिन का कम से कम एसेंशियल सप्लाईज को स्टॉक करके रखो, इमरजेंसी रिलेटेड चीजों से समझ करके। क्या सिचुएशन ऐसी आ चुकी है, कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर टाइप सिचुएशन हो सकती है क्या? रोहित मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जो रूस है वो ये बार बार एक प्रकार से आपको नेटो और यूरोप को वो वार्न कर रहा है कि भाई अगर आप यूक्रेन को ऐसे हथियार देते रहे, और यूक्रेन को अगर आप परमिशन देते हैं कि अपने जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल वो रूस के अंदर भी कर सकता है, जो बार बार जेलेंस्की मांग रहे हैं कि जो उनके पास मिसाइलें दी गई हैं, रॉकेट दिए गए हैं, वो उनको इस्तेमाल कर पाए रूस के एक प्रकार अंदर, मगर अभी तक वो परमिशन नहीं दी गई। एक प्रकार से मुझे लगता है ये प्रेशर टैक्टिस है पुतिन की तरफ से कि ये यूक्रेन को नहीं दी जाए, क्योंकि अगर यूक्रेन हिंडरलैंड में फायर करेगा रूस में, तो रूस कहता है कि हम न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है ये ज़्यादा प्रेशर टैक्टिस है, रूस ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि कुछ भी को पुतिन जो हैं एक बहुत समझदार लीडर हैं, उनको पता है कि न्यूक्लियर हथियार आर नॉट वेपन ऑफ वॉर, क्योंकि न्यूक्लियर हथियारों से लड़ाई जीती नहीं जाती, और न्यूक्लियर वेपन आर वेपन ऑफ डेटरेंस। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा, मगर ये सच्चाई है, वो वर्स्ट केस सिनेरियो को देखते हुए प्रिपेयर होना चाहते हैं, क्योंकि ये लड़ाई जो है एक प्रकार से स्टेलमेट की तरफ जाती जा रही है, कि जिस प्रकार से अब हालात हैं कि धीरे धीरे रूस ईस्टर्न यूक्रेन में बढ़ता जा रहा है, और उधर जो यूक्रेन ने कुर्स्क का इलाका लिया हुआ है जो कि 20 स्क्वायर किलोमीटर का है। अब अगर यूक्रेन को परमिशन मिल जाती है कि उन मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है जो लॉन्ग रेंज है रूस के अंदर, तो फिर रूस को भी बड़ा नुकसान होना स्टार्ट होगा। तो अगर यूक्रेन को हथियार मिलते रहे, यूक्रेन को परमिशन दे देता है रूस की तरफ फायर हो सकता है, तो फिर ये लड़ाई जो है लंबी चलेगी, इसमें कोई शक नहीं, और इस लड़ाई का दायरा बढ़ सकता है। और इसको मद्देनजर रखते हुए बताया है, तो मुझे लगता है कि जो पुतिन कर रहे हैं, जो बार बार कह रहे हैं कि वो अगर उनको एक्सीडेंशियल थ्रेट मिली तो वो किसी हद तक जा सकते हैं, न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा प्रेशर टैक्टिस है ना कि एक्चुअल, क्योंकि पुतिन मुझे नहीं लगता ऐसी गलती कभी करेंगे कि न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल हो। तो ऐसा लगता नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है, मगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार होते हो, तो यूरोपियन यूनियन ने, नेटो कंट्रीज ने ये सोचा होगा कि अगर ऐसा हो जाता है तो आपके पास आप वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए, आप सरप्राइज ना हो रोहित।
आप म्यूट हो। या थैंक्स अ लॉट सर, बहुत अच्छा डिस्कशन था। और ये देखेंगे कि अभी चाइना की तरफ से कुछ और गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन एक अच्छी विक्ट्री रही है इंडिया की, खासतौर से किरण रिजिजू का बॉर्डर पे जाना, जिससे चाइना पहले चिढ़ता था। थैंक्स अ लॉट सर, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। जय हिंद रोहित।